आप देख रहे हैं देवभूमि जनसंवाद खबरों का आईना। हर वर्ष की तरह इस बार भी नवंबर माह में वर्ल्ड सीओपीडी डे मनाया जा रहा है। सीओपीडी यानी कि क्रॉनिकल ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज यानी कि फेफड़ों से संबंधित बीमारी। इसमें फेफड़े ऑक्सीजन बाहर की ज़्यादा नहीं ऑब्जर्व कर पाते और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर नहीं निकाल पाते। कई बार अक्सर ये छोटी बीमारियां गंभीर रूप ले लेती हैं। हर साल इससे लाखों करोड़ों लोग प्रभावित होते हैं। इस संबंध में हमारे साथ जानकारी देने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर सोनिया गोयल, जो कि चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं। तो मैडम, सबसे पहले तो आपका अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आज मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोगों ने मुझे चूज़ किया सीओपीडी के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए, एंड आई फील ऑब्लाइज्ड अबाउट इट। सो लेट्स स्टार्ट इट। सॉरी। तो मैडम, पहले तो आप हमारे दर्शकों को इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए कि सीओपीडी होती क्या है। देखिए, सीओपीडी बेसिकली लंग की क्रोनिक डिजीज़ है, जिसका फुल फॉर्म है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। तो इसके कई कारण हैं। इसमें क्या होता है, जो हमारा एयरवे होता है, जो सांस की नलकियां होती हैं, उसमें लंबे समय तक इन्फ्लेमेशन होता है और उसकी वजह से नलकियों में सिकुड़न आ जाती है। मतलब अगर हमें जो सांस लेने का डायमीटर है नलकियों का, वो कम हो जाता है। अब उसके कई कारण हैं। तो सबसे मेन कारण तो सभी जानते हैं कि हम इतनी अवेयरनेस फैला चुके हैं कि स्मोकिंग 80 से 85% जो जनता है वो स्मोकिंग की वजह से सीओपीडी से ग्रसित होती है। लेकिन इसके और भी मुख्य कारण हैं, जैसे कि जो बाद में स्टडीज हुई, स्पेशली इंडिया में क्या होता है, गांव में, रूरल एरियाज में बायोमास एक्सपोजर, मतलब चूल्हे पे जो खाना बनाती हैं महिलाएं, तो उनको भी सीओपीडी का चांस ज्यादा है। और भी अगर स्टडीज हुई तो इन सबको, इसे हमने टर्म दिया नॉन स्मोकिंग सीओपीडी, जिसमें चूल्हा स्मोकिंग और इसके अलावा जिसे हम बायोमास फ्यूल एक्सपोजर कहते हैं, या फिर आप देखिए जो बाकी धुआं होता है, जैसे इंडस्ट्रियल पोल्यूशन हुआ या ट्रैफिक की वजह से पोल्यूशन हुआ। जैसे मान लीजिए ट्रैफिक पुलिस वर्कर्स हैं, वो लंबे समय तक ट्रैफिक में काम करते हैं, बिना मास्क के काम करते हैं, तो उनको भी सीओपीडी लंबे समय तक अगर उनको एक्सपोजर रहे तो सीओपीडी का चांस बढ़ जाता है। इसके साथ ही आप देखिए हमारे पास पंडित भी आते हैं सीओपीडी लेकर। क्यों? क्योंकि सीओपीडी, अब स्मोकिंग तो यूजुअली नहीं करते हैं, लेकिन क्या होता है, वो हवन कराते हैं, अगरबत्ती, धूप बत्ती, इन सब का धुआं जो होता है, इनमें भी पार्टिकुलेट मैटर देखा गया है, जिसकी वजह से सीओपीडी डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। या फिर इसके अलावा हम बात करें तो सेकेंड हैंड स्मोकिंग, जैसे कि मान लीजिए घर में हस्बैंड है या फादर हैं या पेरेंट कोई भी अगर स्मोकिंग करते हैं, तो उनके बच्चों को या उनकी वाइफ्स को भी, जिसे हम पैसिव स्मोकिंग कहते हैं, उनको भी सीओपीडी का रिस्क बढ़ जाता है। खास तौर से बच्चों को, अगर पेरेंट्स घर में स्मोकिंग कर रहे हैं तो बच्चों के जो डेवलपिंग लंग हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन होता है हमारे जीवन का, क्योंकि लंग्स नहीं तो जीवन नहीं, उनको, जो उनके लंग्स की डेवलपमेंट है वो अंडर डेवलप लंग्स हो जाते हैं, मतलब पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पाते हैं। उसकी वजह से उनको रिकरेंट चेस्ट इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। तो ये सभी कारण हैं सीओपीडी डेवलप करने के। मैडम, हम देखें तो भारत में 63 मिलियन लोग इससे सीओपीडी से ग्रसित हैं, प्रभावित होते हैं। तो इसका प्रमुख कारण आप क्या मानती है, क्योंकि यह पूरी दुनिया का लगभग 32% हिस्सा है, तो इसका प्रमुख कारण आपको क्या लगता है? देखिए, अगर हम साल में देखें तो एक साल में लगभग 3.5 से 5 करोड़ लोग प्रभावित रहते हैं सीओपीडी से। और अगर हम डेथ का कारण देखें तो सीओपीडी, हार्ट अटैक के बाद सीओपीडी मुख्य कारण है डेथ का पेशेंट्स में। तो इसका मुख्य कारण, सबसे बड़ा कारण है स्मोकिंग, जो मैंने बताया 80 से 85% जनता में मिलता है। लेकिन जो हमने बाकी स्टडीज करी उसमें भी इंडिया में बायोमास एक्सपोजर बहुत अच्छे, आजकल तो खैर गवर्नमेंट। तो मैडम, इसके ट्रीटमेंट के बारे में जरा बताइए कि पेशेंट को इसका ट्रीटमेंट कितना लंबा करना पड़ता है। देखिए, अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो हम, जैसे मैंने बताया कि हम इसको 100% ठीक नहीं कर सकते हैं, तो हम उसको मेंटेनेंस ट्रीटमेंट पे डालते हैं। मतलब जो डिफरेंस आ गया है फेफड़े में, उसके अलावा आगे हम बचाव कर लें
और जो उसको सिम्टम्स आ रहे हैं उसमें उसको आराम दे। जैसे कि ब्रोंकोडाइलेटर्स, मतलब जो हमारा, मैंने आपको बताया, एयरवे कंस्ट्रिक्ट कर जाता है, मतलब जो सांस लेने का डायमीटर है वो कम हो जाता है, उनके लिए दवाइयाँ होती हैं। तो सबसे कॉमन जो दवाइयाँ, जो फर्स्ट लाइन ऑफ मैनेजमेंट है, वो है इन्हेलर्स। अगर हमारा पेशेंट स्टेबल है तो हम उसको इन्हेलर्स देते हैं, जो कि रूटीनली लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि मरीज कहे कि अभी तो मैं ठीक हूँ और फिर मैं जब दिक्कत आएगी तो मैं ले लूंगा। जैसे मान लीजिए दिवाली से पहले मरीज ठीक था, उसने इन्हेलर्स छोड़ दिए, फिर फेस्टिव सीजन आ गया, दिवाली में हम जानते हैं कि एयर पोल्यूशन बढ़ जाता है, उसकी वजह से उसको ट्रिगर हुआ और मान लीजिए वो पहले एक पफ ले रहा था दवाई का, तो अब उसको 2 पफ लेना पड़ेगा, या उसके साथ उसको ओरल दवाइयाँ लेनी पड़ेगी, या उसके साथ हो सकता है उसको हमें भर्ती करना पड़े, आईसीयू में रखना पड़े। एक एनआईवी होता है, मतलब ऑक्सीजन की मात्रा भी हमें बढ़ा कर देनी पड़े। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमें रेगुलर इन्हेलर्स यूज़ करने चाहिए। इन्हेलर्स की मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ, इन्हेलर्स के कोई साइड इफ़ेक्ट्स ना के बराबर हैं या नहीं हैं। तो इसीलिए ओरल मेडिसिन और इंजेक्शन से बचने के लिए आपको रूटीनली ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, लेकिन ये ट्रीटमेंट ज़िंदगी भर चलता है। जब तक सांस है तब तक सीओपीडी है और तब तक दवाइयाँ हैं। मैडम, इसकी जांच पेशेंट किस तरह से कर सकते हैं इसकी चीज? देखिए, जब पेशेंट हमारे पास आता है तो प्राइमरी हमारे पास जांच है वो है एक्सरे। कुछ चेंजेस हमारे फेफड़े में आ जाते हैं जिसको हम एक्सरे के बेसिस पे बताते हैं, और फिर दूसरा हम उसकी छाती सुनकर, जो आला से हम सुनते हैं, और इसके अलावा एक पीएफटी होती है जो कि लंग फंक्शन टेस्ट है, तो उससे करके हमें फेफड़े की कैपेसिटी पता लगती है। जो फेफड़े में सीओपीडी में दिक्कत आती है कि पेशेंट पूरी तरीके से हवा बाहर नहीं निकाल पाता, जिसकी वजह से जो सीओपीडी मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है उसकी बॉडी में बढ़ जाती है, तो उसको हमें मापने के लिए, मतलब जो हमारी फेफड़े की क्षमता है उसको मापने के लिए हमें लंग फंक्शन टेस्ट कराने पड़ते हैं। इसके अलावा मैडम, अस्थमा और सीओपीडी में क्या कुछ डिफरेंस है? जी बिल्कुल डिफरेंस है। देखिए, एस्थमा क्या है, एस्थमा हमें एलर्जिक डिजीज है, मतलब हाइपर सेंसिटिविटी, जो हमारे लंग्स में एयरवेज हैं उनमें हाइपर सेंसिटिविटी होती है। मान लीजिए यहाँ पे कोई डस्ट पड़ी है, तो डस्ट माइट की वजह से आपको हो सकता है हल्की सी छींकें आए, बट मेरे फेफड़े में दिक्कत ज्यादा बढ़ जाए और मुझे एस्थमा का अटैक आ जाए, तो वो होता है एपिसोडिक। मतलब मैं नॉर्मल बैठी हूँ और अभी बैठे बैठे मुझे सिम्टम्स एकदम से बढ़ जाएं किसी भी ट्रिगर के कारण। सीओपीडी में जैसे मैंने बताया कि जो सिम्टम्स हैं वो परसिस्टेंट रहते हैं, मतलब पूरे साल सिम्टम्स बने ही रहेंगे, बढ़ भले ही सकते हैं, पर ऐसा नहीं होता कि पेशेंट सिम्टम फ्री लाइफ नहीं ले पाता। साथ ही साथ जो हम एज की बात करें अगर, तो जैसे मैंने बताया सीओपीडी में 20-25 साल के एक्सपोजर के बाद डिजीज डेवलप होती है। मान लीजिए किसी ने 15 साल पे स्टार्ट किया स्मोकिंग, या मान लीजिए किसी ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर, या कोई भी मान लीजिए चूल्हा एक्सपोजर, क्योंकि पहले फीमेल्स की शादी जल्दी होती थी, तो इन सब में कर करके जो 40 से ऊपर की उम्र के लोग हैं वो डायग्नोस होते हैं सीओपीडी से। वहीं एस्थमा किसी भी एज में प्रेजेंट कर सकता है, यूजुअली चाइल्डहुड एज से एस्थमा का डायग्नोसिस बन सकता है। और क्या कुछ इसके इलाज हैं वो आपने बताए, तो इसके ना हो क्या कारण है जो आप अपने आप को हम स्वस्थ रख सकते हैं, क्या योगा के माध्यम से या अन्य तरीके से? देखिए, सीओपीडी एक प्रिवेंटेबल डिजीज है, मतलब क्योरेबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको सीओपीडी हो गई है तो उसका इलाज होकर वो पूरी तरीके से ठीक हो जाए। जैसे हम टीबी की बात करते हैं, टीबी का इलाज 6 महीने या उससे ज़्यादा कुछ चलता है और उसके बाद टीबी क्योर हो सकती है, लेकिन सीओपीडी क्योरेबल डिजीज नहीं है। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि ये प्रिवेंटेबल डिजीज है, ये हमें भगवान ने नहीं दी है, हम इंसानों ने ही इसको बनाया है। तो सबसे पहले तो हम अपना एक्सपोजर हटाएं, मतलब अगर हम स्मोकर हैं तो हम उसे हटाएं, या ऑक्यूपेशनल जैसे हमारे कोल वर्कर्स हैं या और कोई इंडस्ट्रियल स्मोक है तो हम उसको गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग करें, उन्हें हद से ज़्यादा एक्सपोज ना करें। या फिर और अन्य कारण मैंने आपको बताए, धुएं का, ट्रैफिक का कोई इलाज किया जाए। गवर्नमेंट डिफरेंट ट्रैफिक रूल्स बनाती है बट हम फॉलो नहीं करते हैं। पोल्यूशन चेक किया जाए रूटीनली। और इसके अलावा जो हमारा आपने बताया योगा का या एक्सरसाइज का, हमें रोज व्यायाम करना चाहिए। रोज हम योगा को अपने, अगर हमारी जो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं, हम हर बार बात करते हैं पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन का, तो जो पेशेंट हैं या तो सीओपीडी के, या अगर आपको सीओपीडी नहीं भी हुआ है तो भी आप ये एक्सरसाइज, ये व्यायाम और योगा अपने अगर रूटीन में इंक्लूड करेंगे तो हमारे लंग्स हेल्दी रहेंगे और हमेशा हमें
डिजीज से बचाएंगे। क्या मैडम इसमें कोई खान पान का भी रोल होता है कि कुछ विशेष खाने से होता है कम या ज़्यादा इस तरह से? बिल्कुल, बिल्कुल। अगर हम पहली बात तो हम सभी ये जानते हैं कि हमें बाहर का खाना अवॉइड करना चाहिए। आप घर में होम कुक्ड फूड प्रेफ़र कीजिए। साथ ही साथ अगर हम खाने में विटामिन सी की मात्रा बढ़ाएँ, मैग्नीशियम रिच फूड लें या कैल्शियम और विटामिन डी रिच फूड लें। साथ ही साथ प्रोटीन रिच फूड, क्यों प्रोटीन? क्योंकि जो हमारे शरीर की मसल्स हैं, जो मांसपेशियाँ हैं, वो प्रोटीन से बिल्डअप होती हैं। जो सीओपीडी के भी पेशेंट हैं उनमें क्या होता है, मसल वीकनेस हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब उनका सांस फूलता है तो वो धीरे धीरे ऐसा एक स्टेज आता है जब वो बेड रिडन हो जाते हैं या वो अपना रूटीन का काम भी नहीं कर पाते हैं, तो उस समय पे उनको मसल वीकनेस हो जाती है। इसलिए हम उनको प्रोटीन रिच डाइट देने के लिए बताते हैं। तो इसीलिए अगर आप अपनी शुरू से ही डाइट को अच्छा करें, साथ ही साथ एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड, जैसे आंवला बहुत अच्छा सोर्स है एंटीऑक्सीडेंट्स का। विटामिन सी रिच फूड जैसे हमारा ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, जितने भी सिट्रिक एसिड फ्रूट हैं, अगर हम उसे अपनी डाइट में इंक्लूड करें, अगर हम कैल्शियम रिच फूड या विटामिन डी रिच फूड की बात करें, जैसे रागी में बहुत अच्छा कैल्शियम होता है, मखाना बहुत अच्छा सोर्स है कैल्शियम का, साथ ही साथ सी फूड बहुत अच्छा रिच सोर्स है हमारे पास। तो हमें ये सब अच्छी मात्रा में अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। मैडम इसमें मौसम का भी कोई फ़र्क होता है? जैसे कि उस विशेष मौसम में जैसे सर्दियों में अस्थमा के मरीज को ज़्यादा परेशानी होती है और लंग्स की बीमारियां ज़्यादा बढ़ती है। जी, बिल्कुल, जैसे-जैसे मौसम बदलता है तो क्या होता है, अभी हमने देखा हाल-फिलहाल में वायरल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हुआ, तो ये भी कारण है, कोई भी इन्फेक्शन भी सीओपीडी को या अस्थमा को ट्रिगर कर सकता है। अगर सीओपीडी का पेशेंट है और वो नॉर्मल हमारे पंप्स पे या हमने जो भी उनको दवाई दी है, उस पे स्टेबल चल रहे हैं, लेकिन वो एक्ज़ाजरबेशन कभी भी हो सकता है। उसके कारण हो सकते हैं मौसम में बदलाव आना, हमारे इन्फेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट कारण है, जैसे वायरल इन्फेक्शन अभी हाल-फिलहाल में अभी हम जूझ ही रहे हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें सर्द हवा की, जब विंटर स्टार्ट होती है तो सर्द हवा जो होती है वो ड्राई होती है। उसकी वजह से जो एयरवे होते हैं उनमें कंजेशन हो जाता है, तो उसकी वजह से भी दिक्कत ज़्यादा बढ़ जाती है और अस्थमा में भी चेस्ट कंजेशन हमें फील होता है। तो क्या उसको घर के उपचार पे ही निर्भर होना चाहिए या डॉक्टर को ज़्यादा? नहीं, देखिए जैसे मैंने पहले बताया कि सीओपीडी जो है वो क्योरेबल डिजीज नहीं है। अगर आपको सीओपीडी हो गई है तो आपको आप सिम्टम्स में आराम के लिए ही डॉक्टर्स के पास जाते हैं। आप घर के उपचार कुछ भी करेंगे तो वो कारगर नहीं होते हैं। तो इसीलिए आप घर के उपचार में आप व्यायाम और एक्सरसाइज को इंक्लूड कीजिए। साथ ही साथ आप अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए। जैसे कि हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट जो सीओपीडी का ट्रीटमेंट होता है वो होता है इनहेलर्स। हम हर बार मरीज को एक ही बात बताते हैं कि इनहेलर्स गलत नहीं है। ये हमारे सोसाइटी में मिथ है कि इनहेलर्स की आदत पड़ जाती है, इनहेलर्स बहुत महंगे होते हैं, इनहेलर्स के साइड इफ़ेक्ट्स बहुत हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। इनहेलर्स क्या होता है, बहुत कम मात्रा में हमें दवा चाहिए होती है। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ लंग्स तक वो दवा पहुँचानी है। हमने मुँह से लिया इनहेलर, सीधा वो फेफड़ों तक जाता है, तो उसकी मात्रा बहुत कम होती है। साथ ही साथ अगर हम बहुत कम मात्रा दे रहे हैं, प्लस वो हमारे ब्लड सर्कुलेशन में पूरी बॉडी में नहीं जा रहा, तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी एज़ कम्पेयर टू ओरल और इंजेक्टेबल्स वो बहुत कम साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। एक और मैसेज मैं देना चाहूँगी, जो पेशेंट कहते हैं कि आप कैसे कह सकते हैं हमें, हमने तो स्मोकिंग बहुत पहले छोड़ दी। मान लीजिए कोई 60 साल का व्यक्ति मेरे पास आता है और वो कहता है मैंने 20 साल पहले बीड़ी छोड़ दी। लेकिन सीओपीडी परमानेंट चेंज की बीमारी है, मतलब एक बार अगर आपको बीमारी हो गई तो वो ठीक नहीं होगी। जो बदलाव आ गया वो आ गया। आप चाहे 20 साल पहले छोड़ दें, लेकिन आपने 40 साल बीड़ी पी भी है तो उसका इफेक्ट ऐसे नहीं जाता कि आप सोचे कि मैंने बीड़ी छोड़ दी तो वो ठीक हो जाएगा। अगर आपने जल्दी बीड़ी छोड़ी होती तो वो ठीक होने के चांसेस उसके ज्यादा होते। जी, धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थी डॉक्टर सोनिया गोयल जिन्होंने सीओपीडी के बारे में विस्तार से हमारे दर्शकों को बताया और इसमें खास बात इन्होंने ये बताई कि ये क्यूरेबल डिसीज़ नहीं होती, तो इसका आप विशेष ध्यान रखें। कॉमन सिम्टम्स आने पर भी आप डॉक्टर को दिखाएं और तमाम तरह के जो परहेज बताए योगा और खाने पीने के और स्वास्थ्य को देख रेख करने के ये आप उपाय अपनाएं जिससे कि आप सीओपीडी से बचे रह सकें और इस संदेश को आप जितना ज़्यादा पहुंचाएं उतना आपके लिए और आपके परिवार आपके आसपास के लोगों के लिए बेहतर। मैं शुभम कोटनाला देवभूमि जन संवाद के लिए शिवनारायण के साथ।